तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और क्या बोलते हैं हजरात। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। देखिए, शुरू करने वाले हैं आज हम लोग सेमेस्टर 4 एसी पेपर हिंदी। ठीक है। आपको लग रहा है यार पीछे कौन है? कोई लड़की तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरा दोस्त है। ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं एसी पेपर हिंदी। ओके। और एसी पेपर हिंदी का जो ये जो सिलेबस बताऊंगा अभी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ये आपका 3 यूनिवर्सिटी में काम देगा। कौन कौन सा? एक है आपका रांची यूनिवर्सिटी, एक है आपका SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, और तीसरा है आपका BBMKU, सॉरी यार, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है, पलामू। और अभी NPU का एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी का काम देगा। NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू, SKMU दुमका, और तीसरा है आपका रांची यूनिवर्सिटी। तीनों का सिलेबस सेम है। चलिए हम लोग पहले सिलेबस को देखते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और एक चीज़, इसमें जो है आपका SKMU दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, इसका जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। बाकी रांची यूनिवर्सिटी और NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इनका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव माने लिखने का आएगा। और SKMU का ऑब्जेक्टिव आएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव SKMU का। ठीक। और 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। टाइमिंग इसमें 1.5 घंटा मिलता है। ठीक है। 1.5 घंटा 90 मिनट टाइमिंग मिलेगा। पास करने के लिए 20 मार्क्स लाना होता है। और आपका जो सिलेबस है 2 भागों में बटा है। एक यूनिट 1, एक यूनिट 2, मात्र 2 ही यूनिट। यूनिट 1 में आपको सोजे वतन के बारे में पढ़ना है। सोजे वतन जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताब थी, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। आपको मालूम है भारत 250 साल अंग्रेजों के कैद में रहा। तो इन 250 साल जो अंग्रेजों के कैद में रहा, ठीक है, इसी टाइम पे अलग अलग हर आदमी अपनी ओर से लड़ रहा था। ठीक है। जिसके पास ताकत था, क्षमता था, वो शरीर से लड़ रहा था। जिसके पास कलम की शक्ति थी, वो कलम की शक्ति से लड़ रहा था। तो मुंशी प्रेमचंद भी वो एक प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी में थे। ठीक है। आपको मालूम है मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है। क्या बोल रहा है? अब बोल ना रही, बोल खुल के बोल। ये बोल रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कलम की शक्ति से अंग्रेज सरकार को जो है आज़ादी के जो है मतलब आज़ादी के क्षेत्र में वो भी अपना स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार बने और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का काम किए थे। ये जो कहानी है सोजे वतन, ठीक है, आपका यूनिट 1 में पढ़ना है सोजे वतन। सोजे मतलब होता है मातम मनाना। ठीक है। और वतन मतलब होता है देश, यानी कि देश का मातम। ठीक है। तो नाम सुनने से भी खराब लगता है ना कि मातम मनाना। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मातम मनाया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से दुखी व्यक्त किया जाता है। तो हमारा देश इस तरह से, क्या बताएं, अंग्रेजों के खिलाफ इतना जकड़ा लिया गया था, इतना मुश्किल में था। आप सबको मालूम है, आज़ादी की कहानी आप सबने सुना है। तो उसी को लेकर मुंशी प्रेमचंद की यह किताब थी, जिसको अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। इस किताब को जब्त कर ली थी अंग्रेज सरकार ने। ठीक है। चलिए जानते हैं। यूनिट 1 हो गया ये, जिसमें सोजे वतन के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है आपका यूनिट 2, जिसमें आप संधि समास यानी कि हिंदी व्याकरण के जो भी है इसको पढ़ना है। ठीक है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये सब आप पढ़े होंगे बचपन से। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरा क्लास जो भी होगा ना वो डिटेल में होता है, पूरा विस्तार से। ठीक है। तो आप जब भी हो टाइम निकाल के आप मेरा क्लास देखिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा ज्ञान, नहीं यार। जैसा कि क्लास चलता है प्रॉपर क्लास, उसी तरह से प्रॉपर क्लास आपको दिया जाता है। अगर आपको सभी पेपर का नोट्स चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ठीक है। ज्ञान सागर ऐप पे आपका SKMU का भी सारा नोट्स अवेलेबल है, सारा पेपर का नोट्स सेमेस्टर 4 का। ठीक है। और आपका ये NPU और इसका भी। और एक चीज़, NPU का अभी और कोई भी वीडियो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि व्यूज़ नहीं जाता है। SKMU में व्यूज़ जाता है, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी में व्यूज़ जाता है, बट NPU में व्यूज़ नहीं जाता है। ठीक है। इसलिए मैं एक ही वीडियो में बता दे रहा हूँ। ऐप पे सारा PDF अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज़, सेमेस्टर 4 में और एक पेपर होता है। सेमेस्टर 4 में एक पेपर होता है बैक VSC पेपर, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। ये होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। NPU का एग्जाम हो चुका है। ये ऑब्जेक्टिव होगा हर एक यूनिवर्सिटी का, चाहे SKMU हो, चाहे आपका रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका NPU हो। NPU का एग्ज़ाम हो चुका है, आने वाले टाइम में रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और SKMU का होगा एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, इसका एग्ज़ाम होगा। 50 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ओके।
तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं इसका सिलेबस, उसके बाद फिर देखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। और ऐसा सिलेबस पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने का आपको ज़रूरत ना पड़े। क्यों नहीं पड़ेगा जी? ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा अगर कोई बोलता है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो सोच लीजिए कि वह जो है आपको ज्ञान जो दे रहा है ना, आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है, क्योंकि पढ़ाई रिवीजन मांगती है। ठीक है, बिना रिवीजन के आपको पढ़ाई जो है लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगा, तो दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए नोट करते चलिएगा। देख मतलब देखिए यहाँ पे एसकेएमयू दुमका का ये सिलेबस है, और यहाँ पे देखिए ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ठीक, मैं सिलेबस को मैच करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सेमेस्टर 4 है, सेम 4 AC 3B हिंदी इलेक्टिव 2। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी 2, इलेक्टिव मतलब व्यवहारिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 2 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 सोजे वतन प्रेमचंद, और यूनिट 2 संधि समास पर्यायवाची शब्द विपरार्थक शब्द से लेकर के विविध पत्र लेखन तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब रांची यूनिवर्सिटी का सेम वही सिलेबस है। व्यवहारिक हिंदी 2 ऐसी हिंदी सेमेस्टर 4 यूनिट देखिए वही एकदम सेम टू सेम, सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद से लेकर के विविध पत्र लेखन तक। देख लिए सिलेबस वही है ना। रांची यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ पे लिखा है भाई, तो सिलेबस को मैंने पहले दिखा दिया, सिलेबस सेम है। अब हम लोग बात करते हैं, तो यूनिट 1 जो आता है आपका पाठ्यक्रम की मूल जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। पाठ्यक्रम का नाम है आपका, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, व्यवहारिक हिंदी 2 सेमेस्टर 4 ऐसी इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, चयनात्मक विषय मतलब इसमें आपको चुनना होता है कि आप हिंदी लें या इंग्लिश, लेकिन आपने हिंदी को चुना, बहुत अच्छी बात है। आप भारत देश की एक लोकप्रिय भाषा को चुने हैं। परीक्षा की अवधि आपका 1.5 घंटा रहेगा। पास के लिए आपको 20 मार्क्स लाना होगा। 2 क्रेडिट का एग्जाम है। 2 क्रेडिट माने 1 क्रेडिट होता है 25 नंबर का, 2 क्रेडिट 50 नंबर। अगर किसी सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट लिखा है, उसका मतलब वो सब्जेक्ट वह एग्ज़ाम 75 नंबर का है। देखिए यहाँ पे हम लोग पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप हिंदी लेखन क्षमता आप में विकसित हो, आप अच्छे से ऑफिस वगैरह में इंग्लिश सॉरी हिंदी बोल सकें, हिंदी को लिख सकें, हिंदी में पत्र लेखन वगैरह कर सकें। ठीक है, और जान सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है यूनिट 1। ठीक है, इसमें है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इस भाग में मुख्य रूप से कहानियों का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोजे वतन। कहानी संग्रह की कहानियाँ, कहानियों के माध्यम से हमारे समाज, देशभक्ति और मानव जीवन की समस्या को समझना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, और यूनिट 2 इसमें आपको व्याकरण पढ़ाया जाएगा। क्या क्या है इस व्याकरण में ये भी देखिए। इसमें आ जाता है संधि। संधि में 2 शब्द, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा दिया गया है कि 2 शब्दों या अक्षरों के मिलन से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। और इसी को हम लोग बचपन में याद करते थे कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, तो 2 शब्द जब आपस में मिलते हैं और उसके बाद जो बदलाव होता है उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। जैसे 2 शब्द मिल रहा है, एक देव, देव मतलब होता है भगवान, आलय मतलब होता है घर। दोनों जब मिला आपस में तो परिवर्तन हुआ और बन गया देवालय। देवालय जिसको मंदिर भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 वर्णों के मेल से या 2 शब्दों के मेल से जब परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ। समास, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा रूप बनाना समास है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा रूप, जैसे कि राज और पुत्र, दोनों के मिल के क्या हो गया? राजपुत्र। ठीक है, एक है राज, राज मतलब राजा। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, सम्राट ना। हाँ, पुत्र मतलब बेटा, यानी कि राजा का पुत्र। समास का मूल अर्थ होता है छोटा करना। ठीक है, पर्यायवाची शब्द बचपन से पढ़े हैं भाई, एक ही अर्थ वाले अलग अलग शब्द को ही पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य बोलिए, रवि बोलिए, दिनकर बोलिए, भास्कर बोलिए। ठीक है, चाहे क्या बोलते हैं वो, इलू इलू बोलिए, चाहे आई लव यू बोलिए। ठीक है, चाहे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बोलिए। ठीक है, चाहे आमी तुम्हाके भालोबासी, कुछ भी बोलिए, मतलब एक ही है, पर्यायवाची शब्द। समझ रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये वर्ड आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट, एक गाना भी है ना, अंग्रेजी में कहते हैं। नेक्स्ट, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो विपरार्थक शब्द, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे कि अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है। अनुलोम मतलब होता है क्या, सीधा। विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो अनुलोम विलोम का जो अर्थ होता है ना प्राणायाम, उसका मतलब होता है सीधा उल्टा, यानी कि एक बार सीधा सांस लीजिए, एक बार उल्टा सांस लीजिए। ठीक है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है उसका अर्थ होता है कि एक बार सीधा सांस लीजिए, एक बार उल्टा सांस लीजिए। ठीक है, अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। दिन रात, लड़का लड़की। ठीक है, भगवान तो राक्षस। ठीक है, उसी तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर गरीब, ये सब पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, चार प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द कौन से हैं, तो संस्कृत से सीधे आए शब्द को हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं, यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द है वो अगर उसको हम अभी भी प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और उसको बदल के अभी हम लोग जो है दूसरा भाषा में प्रयोग करेंगे, हिंदी भाषा में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भव। यानी कि अगर हम संस्कृत के वर्ड बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए संस्कृत के वर्ड बोलते हैं कि भवन। ठीक है, भवन बोलेंगे तो वो हो गया तत्सम शब्द, और घर बोलेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या है, तद्भव शब्द। एक होता है देशज, देशज शब्द, देशज होता है, इसको भी जान लीजिए। देशज शब्द वैसे शब्द है जिसका जो है हमारे देश में उत्पत्ति हुई है, भारत देश में जिसका उत्पत्ति हुआ है, जैसे कि लोटा। लोटा विदेश में थोड़ी मिलेगा ठीक है, लोटा जो है ये भारत की उत्पत्ति है, भारत की खोज है। ठीक है, घैला, घैला ये जो शब्द है, घैला का पानी पीते हैं ना जी, फ्रिज से पानी बहुत बेटर है घैला का, फ्रिज का पानी कभी मत पियो यार। ठीक है, रेयर ऑफ द रेयर कभी मिल जाता है तो पी लो, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मैं कहूँगा मत पियो, उससे अच्छा कि किसी का यूरिन पी लो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पियो हाँ, क्या बोल दिए भाई साहब, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक कोई पीने का चीज़ है, 15 दिन पानी को सड़ा के ये केमिकल डाल के रखा है, और वही चीज़ आप पैसा से लेके पी रहे हैं, बुड़बक नहीं है तो क्या, पढ़े लिखे गंवार इसी को बोलते हैं। सत्तू शरबत पियो, ठीक है, पीना है तो। ठीक है, और क्या बोलते हैं वो, गन्ना का जूस पियो यार, वो सब पियो, नींबू पानी पियो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पियो। ठीक है, किसी का यूरिन पी लो लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पियो, इतना ख़राब चीज़ है, और उसको हम पैसा देके खरीदेंगे, विदेशी कंपनी को पैसा देंगे, उससे अच्छा यार गरीब आदमी को पैसा देंगे ना भाई, आए शरबत पियेंगे। चलिए माफ़ कीजिएगा तो मैं कहाँ से कहाँ तक टॉपिक को पहुँचा दिया। तो ये था देशज शब्द। ठीक है, देशज। एक आता है विदेशज, विदेशज शब्द, विदेशज ये क्या होता है, विदेशज। विदेशज शब्द ऐसे शब्द हैं जिसका उत्पत्ति विदेश भाषा में हुआ है, जैसे कि आलू। आलू हमारे भाषा का नहीं है, हमारे देश का नहीं है आलू। आलू शब्द हमारे देश का नहीं है। कार, कार शब्द हमारे देश का नहीं है। ये सब विदेशज शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों में हुई है उनको विदेशज शब्द कहते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में होती है उनको देशज बोलते हैं, और जिन शब्द संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द बोलते हैं, और संस्कृत भाषा से बदलकर जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द बोलने से अच्छा है कि एक एक वर्ड बोल दो। ठीक है, जो कभी ना मरे, डायरेक्ट बोलो ना भाई कि अमर। ठीक नहीं बोलते, अरे बेटा तुम अमर है क्या है अमर है क्या जी, जो कभी ना मरे उसको हम बोलते हैं अमर। ठीक है, जो कभी बीमार ना हो तो उसके लिए एक शब्द होता है अजर। ठीक है, एक गाना भी है अजर अमर अभिलाषी तू अनमितपूर अनमासी, माँ भवानी का गाना है ना। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में तो समान है, श्रुति सम, श्रुति मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रुति किसी लड़की का भी नाम होता है, ये सब नाम मस्त है, श्रुति। ठीक है, तो श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान, यानी कि सुनने में समान, भिन्न अर्थक यानी कि अर्थ में भिन्न, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान है लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो सुनने में समान लेकिन अर्थ में अलग अलग, जैसे कि फल, हम लोग बोलते हैं ना फल, अरे यार परीक्षा फल, परीक्षा फल मतलब रिजल्ट, और एक फल होता है खाने का फल। ठीक है, उसी तरह से एक वर्ड है चीता। चीता मतलब होता है एक वो वाला चीता, जंगल वाला चीता। एक चीता मतलब क्या होता है, चीता ऐसा होता है, तो एक चीता मतलब हो जाता है ये जो जिसमें आदमी को जलाया जाता है, जो लकड़ी होता है सराय जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो वाला चीता। ठीक है, जिसमें आदमी को मरने के बाद जलाया जाता है। तो एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं श्रुति सम, यानी कि सुनने में तो समान है लेकिन अलग अलग अर्थ है।
संवाद लेखन, संवाद लेखन क्या है? तो दो या अधिक लोगों के बीच बातचीत को लिखित रूप में लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। कार्यालय हिंदी, सरकारी या कार्यालय में उपयोग होने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। जैसे आवेदन, ठीक, सूचना, आदेश, इन सब के लिए आपको राइटिंग लिखना होगा। विविध पत्र लेखन, अनेक प्रकार के पत्र लेखन के लिए आपको सीखना होगा। मान लीजिए इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर आपको किसी वीडियो ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, या फिर अपने घर में ही लाल कार्ड बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, होता है ना। बहुत बार क्या होता है कि आपको कुछ हो जाता है, कैश फौदारी वगैरह का मामला, ठीक है, तो फिर आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। बहुत बार क्या होता है, ज़मीन वमीन के बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। बहुत बार क्या होता है कि पंचनामा लिखा जाता है, 5 लोग बैठा है गांव में, ठीक है, और किसी टॉपिक को लेकर कि पंचनामा समझौता पत्र लिखना होता है। तो ये सब आपको लिखने सीखना होगा। बस केवल पढ़ लिए हैं, ग्रेजुएशन है और आपको कुछ नहीं मालूम है कि आए 5 गो मुखिया के सामने कैसे पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। मैं मीटिंग में बैठ के लोगों के सामने, गांव का सरपंच मुखिया होता है ना, उन सब के सामने मैंने पंचनामा वगैरह खुद लिखा है, ठीक है। तो सबको बैठा था तो बोल रहा था कि कौन लिखेगा? तो बूढ़ा सब तो बोलता है कि नहीं, हमें तो देखे नज़र ना पाओ। तो हमको बोलता है सागर तो ही लिखे रे भाई। तो हम बोले यार हम कभी लिखे नहीं हैं। तो सबको विश्वास है कि नहीं लिख लेगा ये, तो लिखे, तो लिख दिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे लिखते हैं ना, गांव में सब आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, एक साथ, और तब आपको बुलाया जाता है कि नहीं वो अच्छा लिखता है, उसको बुलाइए, तो आपको भी फीलिंग अच्छा लगता है कि चलो मेरा भी रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे गांव में हमको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। तो आप भी लिखने सीखिएगा अच्छा से, अगर आपका राइटिंग अच्छा रहेगा। और एक चीज़ ये आप जान लीजिए, आपका राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लिखिएगा बबूला का टांग जैसा, बोके टैंग जैसा लिखिएगा, कौवा का टांग जैसा, तो फिर आपको, आपके पास मतलब अच्छा नॉलेज है ना, फिर भी अगर आप लिख खराब रहे ना तो आपकी थोड़ा सा पर्सनालिटी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना राइटिंग पे भी फोकस कीजिए, राइटिंग, हैंड राइटिंग सुधारिए। उसके लिए सबसे अच्छा है, हिंदी का हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो अ से लेकर अ तक लिखिए और क से लेकर ज्ञ तक लिखिए, डेली एक पेज, अ से लेकर अ तक, क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है। और जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो पढ़ना भी सीख लीजिए। हम लोग को बीएड में वाइवा हो रहा था, तो हम लोग को क्या पूछा गया था मालूम है? अ से लेकर ज्ञ तक पढ़ के सुनाओ। अ आ ई उ री, ठीक है, ए आई ओ औ अंग अ, क ख ग घ घ यहाँ सब पढ़ के सुनाए थे हम लोग बीएड में। जो एमए के बाद बीएड करता है उसको क ख ग घ अ आ सुनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कि हम लोग ग्रेजुएशन करके सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए सीखते चलिए। चलिए अब हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर कुछ करवाते हैं, ठीक है। अब मैं संक्षेप में बता देता हूँ, इस सिलेबस में 2 मुख्य भाग हैं, आप लोगों ने देख लिया। एक में प्रेमचंद की कहानियां हैं और दूसरा हिंदी व्याकरण है, ठीक है। चलिए, ये तो सिलेबस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा। मज़े लेके पढ़िए आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, दुनिया जाए भाड़ में। और जब भी आप 20 मिनट का देखते हैं वीडियो, तो आप क्या कीजिएगा, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जाइए 5 मिनट टॉयलेट वगैरह करके आइए, पानी वानी पी के आइए, घूम फिर के आइए। मैं भी वीडियो को रोकता हूँ, जाके घूम फिर के आता हूँ। चलिए देखिए, 20 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। 15 से 18 या 20 मिनट में आपको एक ब्रेक लेना है, लगातार स्क्रीन को नहीं देखना है। चलिए, तो ये है सोजे वतन किताब, ठीक है, मूल रूप से प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ओरिजिनल किताब आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल किताब को जो है जब्त कर लिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, ठीक है। उसकी प्रतियां जो अलग अलग जगह छपी वो आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो सोजे वतन है, इसको बोलते हैं, सोजे का मतलब मैंने बता दिया, मातम मनाना या दुख मनाना या शोक मनाना या दर्द मनाना, ठीक है। और वतन मतलब देश, ठीक है। देखिए, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो मुंशी प्रेमचंद, जिनको बचपन में नवाब राय के नाम से जाना जाता था, ये रचित कहानी संग्रह है। मतलब यहाँ पे कहानियों का संग्रह है, 5 कहानी है इसमें। सोजे वतन 1908 में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत 5 कहानियाँ संकलित हैं। कितने? 5, ठीक है। और ये अमेजन में आपको मिलेगा बुक, हालांकि बुक कोई पढ़ता नहीं है, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। इनमें 5 कौन कौन सी कहानी इस किताब में? इस कहानी में 5 को कहानी, इस किताब में 5 कहानियाँ हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे 5 कहानी कौन कौन सी है। पहली कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ठीक है। सबसे पहली कहानी क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है? हीरा? नहीं नहीं नहीं,
चलिए अभी नहीं बताऊंगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है? ठीक है, कोई सोना चांदी नहीं है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, वो एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, शेख मखमूर। ये दूसरी कहानी का नाम क्या है? शेख मखमूर। तीसरी है यही मेरा वतन है। ठीक है, तीसरी कहानी क्या नाम है? यही मेरा वतन है। चौथा है शोक का पुरस्कार, शोक का पुरस्कार। और पांचवी कहानी का क्या नाम है? सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ठीक है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जिसे इश्क, इसके दुनिया और हुब्बे वतन भी कहा गया है। ये विकिपीडिया से मैंने निकाला है खोज के, ताकि भाई कोई गलती ना हो। विकिपीडिया सबसे ऑथेंटिक होता है। ठीक है, इसके सामने चैट जीपीटी या जेमिनी, ठीक है, या परप्लेक्सिटी, ठीक है, मतलब जितना भी है ना सब फेल है। विकिपीडिया ऑथेंटिक सोर्स है पूरे के पूरे ऑनलाइन चीज़ों में। ओके, सोजे वतन का अर्थ है देश का दर्द या देश का मातम, ये समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं फर्स्ट पेज, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे और फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे और लास्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। सोजे वतन यानी कि देश का दर्द। ठीक है, दर्द की एक चीख की तरह ये कहानी जब छोटे से, एक मिनट, चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि दर्द की एक चीख की तरह ये कहानी जब एक छोटे से बच्चे, ठीक है, बच्चे होगा यहाँ की शक्ल में आज से 52 बरस पहले, 52 बरस नहीं, उससे भी कई जमाना पूरा हो गया, ये जब छप रहे थे तो अब बता रहा है। ठीक है, निकली थी। वह जमाना और था। जमाना कब का? 1907 से 1908 का। 1907 में छपा, 1908 में प्रकाशित हुई। आज़ादी की बात भी हाकिम मुंह देखकर कहने का उन दिनों रिवाज था। ठीक है, 1900 समझ रहे हैं, 1900 बहुत पुराना टाइम ना। कुछ लोग थे जो इस रिवाज को नहीं मानते थे। मुंशी प्रेमचंद भी उन्हीं सिफारिशों में से, सॉरी, सरफिरों में से एक थे। सरफिरा मतलब पागल। ठीक है, जो आज़ादी, मतलब आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। ठीक है, मैक्सिमम लोग हिम्मत हार चुके थे क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। लोग बोलते थे अरे भाई उतना बड़ा क्रांति जब नहीं अंग्रेजों को भगा सका तो क्या हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तब आते हैं बापू का एंट्री होता है फिर 1914 में भारत में। ठीक है, बापू बोले तो अंग्रेजों की वाट लगा देती ना तो लिहाजा सरकारी नौकरी करते हुए, मुंशी प्रेमचंद सरकारी नौकरी करते थे, आपको मालूम है। ठीक है, इंस्पेक्टर थे और फिर बाद में स्कूल में ज्वाइन किए। तो नौकरी करते हुए मुंशी जी ने ये कहानियाँ लिखी, जिनसे मुंशी जी की सबसे पहली और छोटी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न भी शामिल है। ठीक है, नवाब राय के नाम से, और खुफिया पुलिस ने सुराग पा लिया कि यह नवाब राय कौन है। ठीक है, क्योंकि नवाब राय काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखता था जिससे लोगों की आंखें खुल जाती थी। ठीक है, एक मिनट यार। अब देखिए क्या था कि खुफिया पुलिस यानी कि एक तरह से आईबी बोल सकते हैं, हालांकि उस तरह से अंग्रेज का था जमाना। तो उन्होंने पता लगा लिया था कि नवाब राय का नाम से कोई व्यक्ति है जो लोगों को क्या कर रहा है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। ये खुफिया पुलिस को पता चली। ठीक है, अब नवाब राय के नाम से और खुफिया पुलिस ने सुराग पा लिया कि यह नवाब राय कौन है, और फिर जाके कलेक्टर तक बात पहुंच जाती है। कलेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, आज के ज़माने का डीसी। ठीक है, और ये हमीरपुर के कलेक्टर ने फौरन मुंशी जी को तलब किया और मुंशी जी बैलगाड़ी पर सवार होकर रातों रात, देखिए रातों रात जो है पहाड़ पहुँचे, जो कि हमीरपुर की एक तहसील थी। तहसील मतलब पुलिस स्टेशन। ठीक है, जहाँ उन दिनों कलेक्टर साहब का कयाम था, मतलब कलेक्टर साहब ही पूरी तरह से वहाँ पे अपना पांव जमाए बैठे थे। तब जाके फिर सरकारी छानबीन शुरू होता है। ठीक, सरकारी छानबीन पक्की थी और अपना जुर्म इकबाल करने के अलावा मुंशी जी, जो मुंशी प्रेमचंद है, के लिए दूसरा चारा न था। मतलब अब एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हाँ हम ही नवाब राय हैं और हम ही ये सारी किताबें छापे हैं। ठीक है, बहुत गरज, एक मिनट, आज हम ना गलत टाइम पे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर सरकारी छानबीन होती है और
तब जाकर पक्की होती है। और फिर मुंशी प्रेमचंद भी अपना गुनाह कबूल करते हैं कि हाँ, हम ही नवाब राय हैं और हम ही ने ये सब किताबें लिखी हैं। फिर क्या होता है, बहुत बहुत गर्जा बम का कलेक्टर, ठीक है, और फिर मतलब डांटते हैं इनको कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को धमकाते हैं। खैर मनाओ कि अंग्रेज जो है अमलदारी में हो, ठीक है, खैर मनाओ कि अंग्रेजी अमलदारी में हो, सल्तनत मुगलिया का ज़माना नहीं है, वरना तुम्हारे हाथ काट लिए जाते हैं। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, कलेक्टर बोल रहा है। किसको बोल रहा है, इनको, नवाब राय को, मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, तुम बगावत फैला रहे हो, बगावत मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ तुम बातें भड़का रहे हो, ये मुंशी प्रेमचंद को बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या मुंशी प्रेमचंद डर जाएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। ठीक है, ये किनका कहना है, कलेक्टर का। तो एक मैं झलक दिखाया आपका किताब का। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। देखिए ये यूनिवर्सिटी का PDF है और इसमें यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। ठीक है, महान साहित्यकार एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, ये जो है हमारा सोजे वतन। ठीक है, एक महान साहित्यकार यानी कि मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। और उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना धीरे धीरे फैल रही थी। लोगों को जगाया जा रहा था कि भाई जागो, अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति लेना है, छुड़ाना है इस देश को। लेकिन आदमी भारत का तो वही है ना एक बार थक गया, हार गया तो गया। और भारत का आदमी अशिक्षित भी था उस टाइम पे, तो और ज़्यादा अशिक्षित था। ठीक है, समझ सकते हैं। तो उनको कहना मतलब क्या बताएं, बहुत मुश्किल काम था समझाना कि भाई हम लोग को भी आज़ादी मिल सकता है। ठीक है, ये पूरी कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा। 5 कहानी का मैंने नाम बताया, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, ये पूरा ऐप में अपलोड कर दिया गया है एक शॉर्ट कहानी के रूप में। मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। ठीक है, सोजिए वतन ये जो है कि लेखक कौन है, तो इसका लेखक उत्तर सबको मालूम है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, सोजिए वतन किस प्रकार की रचना है, तो ये कहानी संग्रह है। कितने कहानी है इसमें, 5। ठीक है, 5 कहानी का मैंने नाम बताया है। पहला क्या है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है, नेक्स्ट, सोजे वतन का प्रकाशन लगभग किस वर्ष हुआ था, तो 1907 में होता है, कहीं कहीं पे 1908 देता है। ठीक है, मतलब प्रकाशन 1907 में हुआ था लेकिन पब्लिश जो है 1908 में होता है। सोजे वतन की कहानियों का मुख्य विषय क्या है, देशभक्ति और राष्ट्र की चेतना। सोजे वतन किस भाषा में लिखी गई, तो ये उर्दू भाषा में लिखी गई थी, हिंदी भाषा में नहीं। बाद में हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया, इसको मूल रूप से उर्दू भाषा में लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद मुख्य रूप से उर्दू और हिंदी भाषा के लेखक थे। ठीक है, उर्दू जो लोग ऑनर्स किए हैं उनको मालूम होगा कि मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी उर्दू में। ठीक है, नेक्स्ट, सोजे वतन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देश का दर्द या देश का दुख या देश का मातम। ठीक है, सोजे वतन पर किस सरकार ने प्रतिबंध लगाया, तो अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगाया। सोजे वतन की कहानियों में किस भावना का चित्रण मिलता है, तो राष्ट्र प्रेम की भावना का चित्रण मिलता है। अगला आ जाता है, सोजे वतन किस काल की रचना मानी जाती है, तो सोजे वतन जो कहानी है स्वतंत्रता आंदोलन की प्रारंभिक काल मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट, सोजे वतन की कहानियों का उद्देश्य क्या था, तो लोगों को देशभक्ति के लिए जगाना कि भाई जागो रहे ठीक है, तो जगाने का काम किया जा रहा था, हालांकि लोग जाग नहीं रहे थे। सोजे वतन के माध्यम से लेखक ने किस भावना को जागृत किया है, तो राष्ट्र की चेतना या राष्ट्रता की भावना। ठीक है, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो उपन्यासकार कहा जाता है इनको, कहानीकार कहा जाता है। ठीक है, और कलम का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट, सोजे वतन की कहानियाँ किसे प्रेरित करती हैं, तो देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए लोगों को प्रेरित करती है। प्रेमचंद की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग मिलता है, तो यथार्थवादी शैली। यथार्थवादी मतलब वास्तविक जीवन का। ठीक है, नेक्स्ट, सोजे वतन हिंदी साहित्य में क्यों महत्वपूर्ण है, तो देशभक्ति की भावना को प्रकट करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। सोजे वतन कहानी का परिचय दीजिए, यहाँ पे शॉर्ट में परिचय दिया गया है। ठीक, फिर सोजे वतन कहानी का मुख्य भाव क्या है, सोजे वतन का हिंदी साहित्य में महत्व क्या है। देखिए, जिनको भी PDF चाहिए वो लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ज्ञान सागर ऐप, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में।
₹60 में आपको 4 साल तक पास मिलेगा। सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक सभी पेपर का नोट्स यहाँ पे अपलोड है हर एक सेमेस्टर का, ठीक है, और सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी। सोजे वतन की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, यहाँ पे भाषा शैली के बारे में क्वेश्चन है। सोजे वतन में सामाजिक जीवन का चित्रण कैसे किया गया है, ये पूछा गया है इसमें। सोजे वतन पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया, क्यों बैन लगा दिया था? क्योंकि यह जो है लोगों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भड़का रही थी और उनकी वास्तविकता को आम जनता तक ला रही थी। सोजे वतन की रचना का उद्देश्य क्या था, क्यों? तो लोगों को जागरूक करना, ठीक है, हमारी जो देश गुलाम है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। सोजे वतन में देशभक्ति की भावना का वर्णन मिलता है, ठीक है। प्रेमचंद के साहित्य में सोजे वतन का स्थान बताना है आपको। सोजे वतन की कहानियाँ आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सोजे वतन का विस्तृत परिचय देते हुए उसके साहित्य का महत्व बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सोजे वतन की कहानियों में व्यक्त देशभक्ति की भावना का विश्लेषण करना है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सोजे वतन में सामाजिक जीवन का चित्रण किस प्रकार किया गया है, ये आपको बताना है। ओके, अब बोलिएगा खाली क्वेश्चन दिखा रहे हैं भैया, आप पार करते जा रहे हैं। हाँ यार इतना मैं पढ़ाऊँगा तो लगभग कितना लग जाएगा, मान के चलिए ना 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटा लगेगा, ठीक है। तो एक ही वीडियो में कम पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। जिनको नोट्स चाहिए वो तो नोट्स से पढ़ ही लेंगे, और जिनको नोट्स नहीं चाहिए वो लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी को नोट डाउन करते चलिए। ₹60 अगर खर्चा नहीं कर पाएंगे तो भाई ऐसा इधर मेहनत कीजिए। फिर सोजे वतन की भाषा शैली का विश्लेषण करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सोजे वतन को राष्ट्र चेतना का प्रतीक क्यों माना जाता है, विस्तार से बताइए। नेक्स्ट अगला जाता है, सोजे वतन में राष्ट्र प्रेम और त्याग की भावना का वर्णन करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सोजे वतन में स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का वर्णन करना है, ठीक। सोजे वतन में प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोजे वतन में अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्या कारण थे, क्यों अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, और सोजे वतन की कहानी का वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है, ये बताना है, ठीक है। ये हो गया यूनिट 1। और इन 5 कहानियों को भी याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सोजे वतन में कौन कौन से 5 कहानी संग्रह है, 5 कहानियों के नाम लिखें, ठीक है। तो ये 5 कहानियों को आपको याद कर लेना है। मुँह जवानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ठीक है। ये 5 कहानी आपको मुँह जवानी याद होना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग यूनिट 2 का आपको दिखा रहे हैं, 37 पेज का ये PDF है यूनिट 2 में, ठीक है। यूनिट 2 में क्या क्या है, तो ये देखिए, ये सब हम लोगों ने देख लिया सिलेबस में, ये सब आपको पढ़ना है। इसका यहाँ पे नोट्स बना के दिया गया है, जैसे कि संधि क्या है, ठीक, उदाहरण दिया गया है, फिर आपको संधि के प्रकार बताए गए हैं, फिर सभी प्रकार को परिभाषा और उदाहरण के साथ समझाया गया है, ठीक है। फिर समास आता है, समास के भेदों को बताया गया है, ठीक है। 1 मिनट यार, यहाँ पे 6 को भेद होता है समास का, 5 को भेद बताया गया ना, सॉरी 6ठा भेद भी होगा। 1 मिनट, यहाँ पे समास का जो है 6 को भेद होता है, पानी दे रहा है बहुत ज़ोर से। अब ये भाव तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, कर्मधारय, अच्छा द्विगु समास को भूल गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। द्विगु समास, एक होता है द्विगु समास, ठीक है, ऐसा समास जिसमें संख्यावाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि चतुर्भुज, ठीक है, पंचभुज, त्रिकोण, दशानन, ठीक है, त्रिमास, चौमास, ये सब में जिसमें संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता है उसको हम लोग जो है ये वर्ड बोलते हैं। अरे यार पानी देने लगा भाई बहुत जोर से। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है, उदाहरण दिया गया है, फिर विलोम शब्द है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ओके, श्रुति सम शब्द। अब यहाँ पे हम आपको जो है क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे संधि है, संधि से आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है समास, समास से आपके 20 क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो समास से आपका 20 क्वेश्चन आएगा, मैं थोड़ा थोड़ा दिखाइए देता हूँ, ये सब करवा देता हूँ, टाइम लगेगा मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या करूँ, चलिए
कर देते हैं, ठीक है, जितना संभव होगा मैं कर देता हूँ। चलिए, तो पानी दे रहा था। अब संधि, पहला है संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों या शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के तीन भेद होते हैं, ये भी आपको मालूम हो। संधि कितने भेद होते हैं, तो तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो स्वरों के मिलन से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको स्वर का मेल कराना है। यहाँ पे देखिए आ रहा है, ये स्वर वर्ण है, ठीक है, स्वर वर्ण है ना जी, तो ये हो गया विद्यालय, ये स्वर संधि। व्यंजन संधि में आपका जो है, आपको मालूम है पहले स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अ से लेकर अ तक को स्वर वर्ण कहा जाता है और क से लेकर ज्ञ तक को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो जब व्यंजन और स्वर या दो व्यंजन के मिलन से जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सत है और जर्ण है, ठीक है, तो ये व्यंजन व्यंजन मिल रहा है तो इसको हम लोग व्यंजन संधि बोलेंगे। सत जोड़ जन बराबर सज्जन हो जाता है। विसर्ग संधि का एक पहचान है कि दो गो अनुपात का साइन रहेगा। क्या साइन रहेगा, अनुपात का। जैसे यहाँ पे देखिए मन में दो गो अनुपात का साइन है। जब विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण से ध्वनि परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ओके। मन जोड़ हड़ बराबर मनोहर, ओके, तो इसको विसर्ग संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला आता है संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाषा को सरल, मधुर और प्रवाहपूर्ण बनाना संधि का मुख्य उद्देश्य है। भाषा को आसान बनाना, सरल बनाना, प्रवाहपूर्ण बनाना, ये संधि का मुख्य उद्देश्य है। आपको जनरली 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद करें, ठीक है। देवालय शब्द में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, आलय जो है अ क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक है, आलय ऐसा हो जाएगा। विद्यालय कैसा संधि है, संधि विच्छेद करें तो ये जो है आपका आलय है। एक मिनट, विद्यालय का संधि विद्या जोड़ आलय, ठीक है, आलय मतलब होता है घर, यानी कि विद्या का घर। राजेंद्र का संधि विच्छेद करें, राजा जोड़ इंद्र, ठीक है। सज्जन का संधि विच्छेद करें, सत जोड़ जन। मनोहर का मन जोड़ हर। हिमालय का हिम जोड़ आलय, हिमालय का कई बार पूछा जाता है, हिम जोड़ आलय, आलय मतलब घर, हिम मतलब होता है बर्फ, यानी कि बर्फ का घर, उसी को हिमालय कहते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधि से बने शब्द को अलग अलग मूल शब्दों को जोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। राजेंद्र कैसा संधि है, तो स्वर संधि है। राजेंद्र का क्या होगा, राजा जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र। नेक्स्ट, अच्छा स्वर संधि क्यों है, तो देखिए यहाँ पे इंद्र बन रहा है, ओ से लेकर अ तक के सारे वर्ड स्वर वर्ण है। राजा जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट, सज्जन कैसा संधि है, व्यंजन संधि है। मनोहर विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का पहचान क्या है, दो गो अनुपात का चिन्ह रहेगा। संधि और समास में क्या अंतर है, तो संधि और समास में देखिए, संधि में ध्वनि परिवर्तन होता है जबकि समास में शब्दों का छोटा रूप होता है, संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, ठीक है। विद्यालय में कैसे संधि है, स्वर संधि है। संधि का प्रयोग किस भाषा में होता है, तो संस्कृत भाषा में संधि का प्रयोग होता है। जितने भी संधि विच्छेद होते हैं सब संस्कृत भाषा में होते हैं, ओके। संधि से आप भाषा पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो भाषा अधिक सुगम, सुगम मतलब आसान और प्रभावशाली बनती है, ठीक है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद करें, उत जोर चार, अच्छा उच्चारण है और उच्चार है ना, उत जोर चार बराबर उच्चार। अब आ जाता है समास, ठीक है। यार ना माथा मेरा दर्द करने लगता है इतना लंबा लंबा क्लास लेके, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। समास क्या होता है, देखिए समास का मूल अर्थ होता है छोटा करना। समास का मूल अर्थ क्या है, छोटा करना, ठीक है। तो समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया। समास का उद्देश्य क्या है, तो समास भाषा को छोटा बनाती है, सुंदर और प्रभावशाली बनाती है, ठीक है।
समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे 6 गो भेद कीजिएगा। समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे और एक वो ऐड करना है। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और एक द्विगु, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु, द्विगु समास, 6 गो समास होता है। अव्यय भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्यय भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, धीरे धीरे। ठीक है, यथाशक्ति, धीरे धीरे, ये सब क्या है आपका? अव्यय भाव। ठीक है, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय जिस पे लिंग कारण वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको अव्यय कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, ये जो है राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें राजा की प्रधानता नहीं है बल्कि इसके पुत्र की प्रधानता है। ठीक है, एक आ जाता है नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ मतलब शिव भगवान। तो अच्छा, इसमें कंठ की प्रधानता है, नील की प्रधानता नहीं है। ओके, द्वंद्व समास, जिसमें द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, जिस समास में दोनों पद समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माँ बाप, ना माँ बड़ा है ना बाप बड़ा है। ठीक है, दिन रात, ना दिन बड़ा है ना रात बड़ा है। ठीक है, जब दोनों प्रधान हो यानी कि दोनों के बीच में आपस में बराबर का आंकड़ा बनता हो। ठीक है, ना बॉयफ्रेंड बड़ा है ना गर्लफ्रेंड बड़ा है। ठीक है, द्वंद्व समास समझ रहे हैं ना? द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होता है उन लोग के बीच में एक तरह से। कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास, जिस समास में बने शब्द का अर्थ किसी तीसरे शब्द से लिया जाता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, दशानन मतलब क्या होता है? 10 मुख वाला, तो दशानन का मतलब होता है रावण। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में जितने भी भगवान के नाम है, दशानन हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, पीताम्बर हो गया, नीलांबर हो गया, ये सब आपका बहुब्रीहि समास में आता है, भगवान के जितने भी नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण और विशेष, विशेष मतलब संज्ञा, जिस समास में विशेषण और संज्ञा का संबंध हो उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। जैसे कि नीलकमल जो बोला गया है, नीलकमल, नील क्या है? यहाँ पे विशेषता बता रहा है, और कमल क्या है? संज्ञा है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो उसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं सिंपल भाषा में। अब आ जाता है एक समास जो नहीं दिया गया है यहाँ पे, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोले भैया? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास बोलते हैं। जैसे जैसे चार मीनार, चार मीनार, तो यहाँ पे चार क्या है? संख्या है, मीनार तो है लेकिन चार रुख का मीनार। चतुर्भुज, तो यहाँ पे चार जो है एक संख्या है, भुजा तो है, भुजा मतलब बाँ, यानी कि विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के चार को भुजा होता है, चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और बोल सकते हैं क्या? त्रिवेद, त्रिवेद यानी कि 3 वेदों का समूह। छमासी, ठीक है, चौराहा, ये सब जितना भी है ना संख्यावाचक शब्द उसको हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। ओके, राजपुत्र का समास विग्रह करें तो राजा का पुत्र। ठीक है, नीलकंठ का समास विग्रह करें तो नीला है कंठ जिसका। माता पिता कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पहचान रहता है कि डैश रहता है दोनों के बीच में, जैसे कि दिन रात। ठीक है, माता पिता डैश रहेगा, डैश मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। दशानन में कैसा समास है? बहुब्रीहि। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि ये जो दशानन है ना ये आपका द्विगु समास में भी आता है क्योंकि 10 10 मतलब संख्या। नीलकमल कैसा समास है? कर्मधारय। यथाशक्ति अव्यय भाव, धीरे धीरे, ठीक है, रसे रसे, ये सब अव्यय भाव समास है। समास विग्रह क्या होता है? तो समास में बने शब्द का अलग अलग करना ही समास का विग्रह कहलाता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, राजपुत्र राजा का पुत्र। राजमार्ग का समास विग्रह क्या होगा? राजा का मार्ग। ठीक है, दिन रात में कैसा समास है? तो डैश लगा है मतलब द्वंद्व समास है। ओके, महापुरुष में कैसा समास है? तो देखिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। क्यों? महा जो है विशेषण है और पुरुष क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है पुरुष। पितामह, ठीक है, कैसा समास है? अच्छा, यहाँ पे पूछा पितामह का समास विग्रह करें तो पिता का पिता उसी को पितामह कहते हैं। ठीक है, भीष्म पितामह, पिता का पिता। नेक्स्ट,
चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। समास का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो समास को संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा, समास का मूल अर्थ होता है छोटा करना, समास का प्रयोग छोटा करने के लिए करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सबसे आसान है ना, सबको आसान लगता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। सूर्य का क्या होता है? रवि होता है, भानु होता है, दिनकर होता है, भास्कर होता है, प्रभाकर होता है, ठीक है। चंद्रमा का क्या होता है? शशि होता है, मरीच होता है, रश्मि होता है। मैं क्लास जब 8 में था ना तो मैं याद किया था पूरा पर्यायवाची शब्द। जल का पर्यायवाची शब्द पानी, अम्बु, नीर, अमृत, ठीक है। पृथ्वी का भू, भूमि, धरा, धरती। अग्नि का अग्नि का क्या होता है? आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, ठीक है। आकाश का एक पर्यायवाची शब्द लिखें, गगन, अंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है राजा का एक पर्यायवाची शब्द लिखें तो नरेश होता है, और क्या होता है? सम्राट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मनुष्य का एक पर्यायवाची शब्द लिखें तो मानव हो गया, और क्या होगा? मानव, और भी होता है यार, आदमी, ठीक है। वन का पर्यायवाची शब्द जंगल हो गया, वन हो गया, अरण्य हो गया। मित्र का सखा हो गया, सह, और क्या बोलते हैं? मित्र, सखा, सहचर, ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द गृह हो गया, भवन हो गया, कुटीर हो गया, ठीक है। पर्वत का पहाड़, गिरी, नग, और क्या क्या होता है यार? क्लास 5 में भी मैंने बहुत सारा याद किया था जब नवोदय के एग्जाम दे रहा था। आप लोग भी बहुत सारे नवोदय के एग्जाम दिए होंगे, लेकिन मालूम नहीं नवोदय के एग्जाम में रिजल्ट वगैरह कुछ पता नहीं चला उस टाइम पे। हम लोग के टाइम में हम कितना में दिए थे यार? 2012 में दिए थे नवोदय परीक्षा। उस समय भूकंप, प्रलय आ रहा था विश्व में पूरा प्रलय का प्रकोप था। समुद्र का एक पर्यायवाची शब्द लिखें तो सागर हो गया। अच्छा मैं आ गया ना, समुद्र मतलब सागर। चलिए कमल का एक पर्यायवाची शब्द लिखें पंकज, नीरज, जलज, सरज, और क्या बोलते हैं? नदी का सरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, ठीक है। नेक्स्ट हवा का एक पर्यायवाची शब्द लिखें तो वायु, समीर, पवन, ठीक है, मारुत। शिक्षक का एक पर्यायवाची शब्द लिखें गुरु। अच्छा नेक्स्ट मास्टर, मास्टर बोलिएगा, बिल्कुल बोल सकते हैं मास्टर यार। ज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द लिखें विद्या, ठीक है। आगे देख लेते हैं धन का पर्यायवाची शब्द संपत्ति हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ भी बोलते हैं धन को। विलोम शब्द सबको मालूम है, जिन शब्दों का अर्थ एक दूसरे से विपरीत होता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। दिन रात, ठीक है, रात दिन, सुख दुख, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, नया पुराना, उजला अंधेरा, अमीर गरीब, जीत हार, आरंभ अंत, सत्य असत्य, प्रेम घृणा, जीवन मृत्यु, मित्र शत्रु, लाभ हानि, तेज मंद, स्वतंत्र परतंत्र, स्वर्ग नर्क, आशा निराशा, जीत पराजय, ठीक है। गुप्त प्रकट, और भी बहुत सारा है, अंधकार प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट अज्ञान, अज्ञान मूर्ख, ज्ञानी मूर्ख होगा, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्द, अच्छा छात्र का छात्रा होगा। ये भी कुछ कुछ टफ टफ वर्ड है जिसको आपको याद करना होगा, यहाँ पे लिमिटेड मैं दूंगा ना, ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्द देखिए, जो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, नयन, नयन मतलब होता है आँख। हम लोग बोलते हैं ना उसके केस बहुत बड़े बड़े हैं, केस मतलब होता है बाल, ठीक है। किसी लड़की का जो केस होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, एकदम क्या बोलते हैं कमर तक आ जाता है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो जिन संस्कृत शब्दों का हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। जैसे अग्नि को हम लोग आग बोल देते हैं, ठीक है। नयन तद्भव शब्द नैन हो गया, दंत का दांत हो गया, मुख का मुंह बोलते हैं, ठीक है। पाद का पाँव, पाद बोलिएगा तो सोचेगा वो वाला पाद, ठीक है, जो पीछे से छोड़ते हैं वो वाला पाद नहीं, पाद मतलब पाँव। नासिका मतलब नाक, कर्ण मतलब कान, ठीक है। क्षीर मतलब होता है खीर, दुग्ध मतलब दूध, छत्ती सॉरी अच्छी मतलब आँख, जीवहा मतलब जीव, मतलब एक तरह से ये ना पर्यायवाची शब्द है यार, ठीक है। हस्त मतलब हाथ, ठीक है। पुत्र मतलब पुत्र, ग्राम गांव, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, कुप मतलब कुआं, मस्तक मतलब माथा, ठीक है। नख मतलब नाखून, ठीक है। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी जान लीजिए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, ठीक है। जो कभी न मरे उसके लिए क्या बोलते हैं? अमर। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ठीक है। जो
पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए अनपढ़ या अशिक्षित या निरक्षर भी बोलते हैं। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता हो नास्तिक। ठीक है, थीस्ट और एथिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। जो कभी झूठ ना बोले उसके लिए एक शब्द सत्यवादी। कौन था सत्यवादी? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और फिर है दुर्योधन। दुर्योधन नहीं रे भाई, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? परोपकार। ठीक है। जो अधिक बोलता हो वाचाल, और जो कम बोलता हो मितव्यय। जो कम बोलता हो मितभाषी या मितव्यय। जो लड़ता ना हो उसके लिए निर्भय, सॉरी, जो डरता ना हो उसके लिए निर्भय। जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक देशभक्त। ठीक है। जो दूसरों की नकल करता हो अनुकर्ता। जो हमेशा सत्य बोलता हो सत्यवादी हो गया। जो दूसरों पर उपकार करता हो उपकारी। जो दूसरों के किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। और एक होता है जो दूसरों के किए गए उपकारों को न मानता हो कृतधन। ठीक है। जो सब जगह उपस्थित हो सर्वव्यापी, जैसे कि भगवान, ब्रह्म, ठीक है, अल्लाह। नेक्स्ट, जो सब जगह जो सब जानता हो, ये कितना बार एक ही वर्ड को इतना हो गया यार। जो सबका भला चाहता हो हितैषी। जो दया करने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? दयालु। ठीक है। और जो दया न करता हो निर्दयी। अब आ जाता है श्रुति सम और भिन्नार्थक, यानी कि सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। ओके, तो अरे यार बहुत लंबा है, क्या बताएं। जो शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि फल का अर्थ होता है खाना और परिणाम दोनों होता है। कल मतलब बीता हुआ कल, आने वाला कल। ठीक है। वह शब्द जो दो अर्थ लिखे उसको क्या बोलते हैं? वह शब्द को जो शब्द दो अर्थ दे उसको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। ऐसा पूछ ले कि जो शब्द दो अर्थ वाला हो लेकिन सुनने में समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो उसको क्या बोलते हैं? तो भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। वर मतलब होता है दूल्हा और एक वर मतलब होता है श्रेष्ठ, लेकिन हम तो जानते हैं दूल्हा वाला ही यार। ठीक है, मालूम नहीं मेरा टाइम कब आएगा। ठीक है। पत्र शब्द के दो अर्थ चिट्ठी और पता। हार का एक मतलब होता है माला। ठीक है। और एक मतलब होता है पराजय। बाल, बाल का मतलब होता है सिर के बाल, एक होता है छोटा बच्चा, बालक नहीं बोलते हैं बालक। दंड मतलब होता है एक सजा, एक मतलब होता है डंडा। पद मतलब होता है स्थान, एक होता है कविता की पंक्ति, और एक पद मतलब होता है पाँव भी। ठीक है। नव मतलब होता है नैया या फिर नौ संख्या। कुल शब्द के दो अर्थ, कुल मतलब होता है एक परिवार, एक होता है कुल मिलाकर। अंग का मतलब होता है शरीर का अंग, एक होता है हिस्सा। कर मतलब होता है हाथ, एक होता है टैक्स वाला कर। तीर मतलब धनुष का तीर, एक होता है नदी का किनारा। धन मतलब संपत्ति और धनुष। माल मतलब सामान और माला। ठीक है। जाम मतलब फल का रस। ठीक है, उसी को भी बोलते हैं ना जाम, आज हम जाम पियेंगे। जाम मतलब दारू भी होता है। ठीक है। रास्ते की रुकावट को भी जाम बोलते हैं। अरे जाम में फंस गए थे यार। रस, स्वाद, भाव। ठीक है। भाग हिस्सा भी होता है और दौड़ना का भी होता है कि भाग जल्दी भाग यहाँ से यार। ठीक है। रंग का शब्द एक होता है रंग यानी कि कलर, एक होता है आरंग। न बोलते हैं इसका चेहरे का रंग उड़ गया है यार। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। मैं थक गया यार, वीडियो बना बना के मेरा हालत ख़राब हो गया। ओके, तो जिनको ज्ञान सागर ऐप लेना है उसको ले लीजिएगा, और जिनको नहीं लेना है हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार पढ़ लीजिए अच्छा से। और 60 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए मैं इसीलिए 60 रुपया फीस रखा हूँ कि हर कोई खरीद सके। ठीक है। 60 रुपया खरीदिएगा यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आदमी 5-6 हज़ार रुपया रखता, 4 साल का ट्यूशन फीस कितना रखेगा? 5,000 तक रख देता है। ठीक है। सब पेपर का नोट्स देंगे, सेमेस्टर 1 से उतना तक 4 साल पढ़ाएंगे, सिर्फ 60 रुपया यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय। और क्या बताऊँ, वीडियो नहीं ला पाऊँगा एनपीयू का, बाकी एसकेएमयू का आएगा, रांची यूनिवर्सिटी का आएगा। और हाँ, रांची यूनिवर्सिटी वाले बच्चे एनपीयू का देख लीजिएगा, यही है मेरा दोस्त। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। ठीक है। तो आप लोग जो है एनपीयू वाले बच्चे आप रांची यूनिवर्सिटी का सारा वीडियो देखिए, सारा वीडियो आपका काम देगा, जो भी एंड तक देखें। धन्यवाद। देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसको कितना नॉलेज है बताइएगा। हिंदी भाषा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? हर एक वर्ष हिंदी भाषा दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताइएगा, देखते हैं किनको कितना नॉलेज है। और दूसरी बात ये भी पता चलती है कि आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू। एक चीज़ छूट गया था, ये क्वेश्चन पेपर वाला दिखाना। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, और एसकेएमयू का ऑब्जेक्टिव आएगा, बाकी रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का सब्जेक्टिव आएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2025 का।
इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया है, तो सोजे वतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है, धनपत राय। संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिनकर पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास जिसमें दोनों हैं, गौरी शंकर, ना गौरी बड़े हैं ना शंकर बड़े हैं, ठीक है। गौरी मतलब पार्वती माता, शंकर मतलब शिव जी, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे 5 मार्क्स का। सोजे वतन पर किसने और क्यों रोक लगाई, तो अंग्रेज सरकार ने रोक लगाई थी, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी, ठीक है। सोजे वतन कहानी का सारांश, प्रेमचंद सोजे वतन के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, समास और संधि में अंतर, कार्यालय हिंदी की विशेषता, ठीक है। ये सब का आंसर यहाँ पे किया गया है, ज्ञान सागर ऐप पे सब अपलोड है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देखना है तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको SKMU का अपलोड है, SKMU के कोर्स पे, ठीक है। चलिए कोर्स के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ऐप के बारे में बता देता हूँ, ये है ज्ञान सागर ऐप, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कीजिएगा, खुलेगा, उसके बाद इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, ये नीचे वाला क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका नाम और फ़ोन नंबर दीजिएगा, ठीक है। फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे फ़ोन पे OTP आएगा, OTP दीजिएगा, खुल जाएगा ऐप इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में, सबसे पहले वाला ये ऑल कोर्स, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको क्या होगा, इस तरह से आएगा। अगर आपको SKMU का कोर्स लेना है तो SKMU पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे, ठीक है। व्यू मोर पे क्लिक करके आप सब देख सकते हैं, पहले नोट्स वगैरह, ठीक है। और अगर आपको रांची यूनिवर्सिटी का लेना है तो इस पर बाय नाउ करेंगे और यहाँ पे खुल जाएगा, ओके। और फिर यहाँ पे खुलने के बाद इस तरह से आ जाएगा सारा कुछ, सेमेस्टर 1 2 3 4 सब खुल जाएगा। और जब नोट्स देखिएगा तो नोट्स पे आ जाएगा, ओके। तो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, ये कोर्स आपका 4 साल के लिए है, ओके। बाय।